हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है विलयता। क्या है? विलयता। विलयता इसे बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी विलयता हम लोग किसे कहते हैं? अब मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है और तो कोई भी जो हमारे पास विलयन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होते हैं विलय और एक होते हैं विलायक। तो विलय और विलायक से मिलकर हमारा क्या बना है? विलयन। अब हमारा जो विलयन है उसमें दो घटक बोले हैं, एक घटक बोले हैं विलय और एक घटक बोले हैं विलायक। विलय हम लोग किसे कहते हैं? विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं, और विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। यानी विलय को किसमें घोला जा रहा है? विलायक में, क्योंकि विलायक की मात्रा अधिक होती है। तो जब हम लोग किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो घोलने की जो अधिकतम मात्रा होगी विलय की वही कहलाएगी विलयता। जैसे अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझें कि हम लोग अगर एक जल लेते हैं, 100 ml जल लिए, 100 ml जल लिए और इसमें हम लोग चीनी को घोलेंगे। इसको बोलेंगे चीनी को। तो शुरू में थोड़ा चीनी डालेंगे तो घुल जाएगा, फिर थोड़ा डालेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो वो अधिकतम मात्रा चीनी की जो विलयन में घुल गई, जो विलायक में घुल गई, वो अधिकतम मात्रा चीनी की जो विलायक में घुल गई वो उसकी विलयता कहलाएगी। यानी अगर साफ साफ भाषा में बोला जाए तो किसी विलयन में घोले गए विलय की अधिकतम मात्रा, किसी विलयन में घोले गए विलय की अधिकतम मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है? विलयता। क्या कहलाती है? विलयता। तो अगर हम लोग बात करें तो किसी संतृप्त विलयन में, किसी संतृप्त विलयन में, किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित ग्राम में विलय की अधिकतम मात्रा विलयता कहलाती है। इसे XB द्वारा सूचित किया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग अगर विलयता की, तो विलयता क्या है? जब हमारा विलयन संतृप्त विलयन हो, जब हमारा विलयन क्या हो? संतृप्त विलयन हो, तो उस संतृप्त विलयन में जो घोले गए विलय की अधिकतम मात्रा होगी, किसी संतृप्त विलयन में घोले गए विलय की जो अधिकतम मात्रा होगी वही हमारी कहलाती है विलयता। और विलयता को किससे सूचित करते हैं? XD से। अब जैसे 100 ml में हम लोग 30 ग्राम मैक्सिमम चीनी घोल लेंगे, तो इस विलयन में विलयता कितनी होगी? 30 ग्राम, यानी 30 ग्राम हम लोग उसमें विलय को घोल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसी प्रकार बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका उदाहरण नहीं, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, उदाहरण से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही फिगर से समझ जाइए कि अगर हम लोग बात करें तो विलयन किसे कहते हैं? तो विलय और विलायक का, विलय और विलायक का जो समांगी मिश्रण होता है वही विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें दोनों घटकों के गुण हों। ठीक है।
अब अगर हम लोग बात करें तो घोले गए विलय की अधिकतम मात्रा, विलयन में घोले गए विलय की अधिकतम मात्रा विलयता कहलाती है और विलयता को सूचित किया जाता है XB से। किसे सूचित किया जाता है? XB से। चलिए अब हमारा जो एक नया टॉपिक आया है वो है संतृप्त विलयन। तो अब हम लोग सेशन में समझने वाले हैं कि संतृप्त विलयन कहते किसको है। तो अब हम लोग बात करते हैं संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन बहुत बार हमारे लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक को डिस्कस हम लोग जब करेंगे हम लोग यूज करेंगे कि किसी संतृप्त विलयन में, किसी संतृप्त विलयन में। तो आखिरकार ये संतृप्त विलयन है क्या? तो देखिए, अगर हमारे पास एक चीनी तथा पानी का मिश्रण है, मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं चीनी तथा पानी का मिश्रण या विलयन, चीनी तथा पानी का विलयन। तो अब हमारा जो विलयन बना है उसमें कितने घटक हैं? 2 घटक। कौन कौन से? एक हमारा है चीनी और दूसरा है पानी। तो वैसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं जिसमें घोले गए दोनों घटकों के गुण विद्यमान हो, उपस्थित हो। यानी अगर हमारा कोई विलयन बना है तो वो जिस घटक से मिलकर बना है, अगर सभी घटकों के उसमें गुण हो तो हम लोगों का जो विलयन कहलाता है वो कैसा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन। तो अगर हम लोग बात करें तो ऐसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं जिसमें विलय और विलायक दोनों के ही गुण क्या हो? उपस्थित हो और समान रूप से एक दूसरे के साथ घुले हो। तो कैसा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन। जैसे हमारा क्या हो गया? चीनी तथा पानी का विलयन। अब इस विलयन में चीनी का भी गुण विद्यमान है और पानी का भी गुण विद्यमान है और एक दूसरे से समान रूप से घुले हैं, कहीं पर भी एक दूसरे से ज्यादा नहीं घुलेगा, जहां भी घुलेगा समान मात्रा में घुलेगा। तो हमारा ये कैसा विलयन हो गया? संतृप्त विलयन। तो हम लोग भाषा की बात करें तो वैसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं। वैसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं जिसमें विलय एवं विलायक दोनों घटकों के गुण विद्यमान हों। तो कैसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाएंगे? जिसमें विलय और विलायक दोनों घटकों के गुण विद्यमान हो एवं समान रूप से घुले हों, एवं समान रूप से घुले हों। तो बात करते हैं हम लोग संतृप्त विलयन की, तो एक दूसरे से समान रूप से घुले रहेंगे, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं नमक और पानी का विलयन। नमक तथा पानी का विलयन, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें नमक का भी गुण उपस्थित होगा और पानी का भी गुण उपस्थित होगा, दोनों आपस में समान रूप से घुलेंगे। तो ये कैसे विलयन कहलाएंगे? संतृप्त विलयन। क्लियर? अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन के प्रकार। विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो अगर हम लोग बात करें विलय एवं विलायक की प्रकृति,
विलय एवं विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो विलय एवं विलायक की प्रकृति के आधार पर हमारा विलयन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है हमारा ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन। दूसरा है हमारा ठोस का गैस में विलयन। गैस में विलयन। और तीसरा है हमारा द्रव का द्रव में विलयन। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पर हो जाएगा द्रव, क्योंकि तीनों में हम लोग द्रव से तुलना करेंगे। द्रव में विलयन, गैस। अब देखिए हमारा जो विलय और विलायक की प्रकृति है, विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला जो हमारा है जब ठोस और द्रव मिलकर विलयन बनाएगा। कौन कौन? एक हमारा रहेगा ठोस और दूसरा रहेगा द्रव। तो वो कौन सा विलयन होगा? ठोस का द्रव में विलयन। जब गैस और द्रव मिलकर विलयन बनाएगा तो गैस का द्रव में विलयन। और जब द्रव का द्रव में विलयन, यानी 2 द्रवों को आपस में घोलेंगे तो द्रव का द्रव में विलयन बनेगा। अब चीजों को समझते हैं, भाषाओं का हेरफेर है। ठोस का द्रव में विलयन, इसका मतलब है ठोस को घोला जा रहा है द्रव में। इसमें घोला जा रहा है द्रव में। तो अगर हम लोग इसके डिटेल्स को तो देखेंगे, एक बार शॉर्ट से समझते हैं। अगर हमारे विलयन में विलय ठोस हो और विलायक द्रव, तो विलयन होगा ठोस का द्रव में विलयन। गैस के द्रव में विलयन में गैस हमारा विलय होगा और द्रव हमारा विलायक होगा। 2 द्रव है तो एक द्रव हमारा विलय होगा, जिसमें घोलेंगे वो विलायक होगा। क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है द्रव में, यानी किसमें घोला जा रहा है? द्रव में घोला जा रहा है। द्रव में घोला जा रहा है तो द्रव हमारा विलायक हो गया। क्या हो गया? विलायक। अब उसको जिसके साथ घोल रहे हैं वो क्या हो गया? विलय। तो अगर हम लोग बात करें, तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा है ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन। अगर इसकी बात करें तो जब हमारा विलय ठोस के रूप में और द्रव विलायक के रूप में होगा तो कैसा विलयन कहलाएगा? ठोस का द्रव में विलयन। तो हम लोग भाषा लिखेंगे, इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में ठोस विलय तथा द्रव विलायक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें तो ठोस के द्रव में विलयन क्या है? वैसा विलयन जिसमें ठोस हमारा क्या हो? विलय हो और द्रव क्या हो? विलायक। तो वो कैसा विलयन होगा? ठोस का द्रव में विलयन। कैसा विलयन होगा? ठोस का द्रव में विलयन। जैसे अगर हम लोग बात करें नमक तथा पानी का विलयन, नमक तथा पानी का विलयन। अब अगर हम लोग बात करें नमक तथा पानी के विलयन में, तो जो नमक रहता है वो कम मात्रा में घुला रहता है और पानी अधिक मात्रा में होता है। पानी में हम लोग किसको बोलते हैं? नमक को। यानी कि द्रव में हम लोग किसको बोल रहे हैं? ठोस को। तो द्रव में ठोस को बोल रहे हैं तो कौन सा विलयन बनाएगा? ठोस का द्रव में विलयन। कौन सा विलयन? ठोस का द्रव में विलयन।
अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक का, गैस का द्रव में विलयन। किस प्रकार से गैस का द्रव में विलयन बनता है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारा क्या है, गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन, तो इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में गैस विलय तथा द्रव विलायक के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे जल में घुलित ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन। अगर हम लोग बात करें तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो गैस का द्रव में विलयन है। गैस का किसमें है, द्रव में विलयन। तो जब हमारा विलय के रूप में गैस हो, जब घुलने वाले विलय के रूप में कौन हो, गैस हो, और विलायक के रूप में कौन हो, द्रव हो, तो हमारा जो विलयन होगा वो गैस का द्रव में विलयन होगा। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है और वो किसमें घुला है, जल में। किसमें घुला है, जल में। तो यहाँ पर गैस किसमें घुल रहा है, द्रव में। तो ये कैसा विलयन हो गया, गैस का द्रव में विलयन। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम, और जल की मात्रा क्या होती है, अधिक। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, विलय, और जल क्या हो गया, विलायक। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार गैस का द्रव में विलयन हमें प्राप्त होता है। तीसरा जो हमारा है वो द्रव का द्रव में विलयन है। तो इसमें सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ हार्ड डेफिनेशन नहीं है, कि जब हमारा कोई विलयन है और उसमें एक हमारा विलय के रूप में द्रव रहेगा और एक हमारा विलायक के रूप में द्रव रहेगा, तो द्रव का द्रव में विलयन बनेगा। यानी कोई दो द्रव लेंगे जिसमें एक कम मात्रा में हो, क्या हो, कम मात्रा में हो, तो हमारा द्रव का द्रव में विलयन हमें प्राप्त होगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर भी विलयन को बांटा गया है। और विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा ठोस का द्रव में विलयन, यानी जब द्रव में किसको बोलेंगे, विलय के रूप में ठोस को। एक जब द्रव में हम लोग बोलेंगे गैस को, और एक जब द्रव में ही हम लोग किसको बोल देंगे, द्रव को। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विलयन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा विलयन बनता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। यानी किसकी उपस्थिति में विलयन बहुत तेज हो जाता है, किसकी उपस्थिति में हमारा विलयन बहुत धीमी धीमी गति से बनता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग सबसे पहले वाले विलयन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठोस का द्रव में विलयन को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके आधार पर ठोस का द्रव में जो विलयन है वो प्रभावित हो सकता है। प्रभावित हो सकता है यानी कि कभी हमारा
ज्यादा तेज हो सकता है विलयन बनना और कभी हमारा विलयन बनना स्लो हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारक है वो है विलय और विलायक की प्रकृति। पहला क्या है? विलय तथा विलायक की प्रकृति। अगर हम लोग जो विलय और विलायक ले रहे हैं अगर उनकी प्रकृति आपस में समान हो तो बहुत ही जल्दी विलयन का निर्माण होता है। जैसे नमक और पानी, चीनी तथा पानी, इसमें बहुत ही ज्यादा आपस में गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, इसीलिए विलयन बहुत जल्दी बनता है। तो जब विलय विलायक की प्रकृति समान हो तो विलयन बहुत तेजी प्राप्त होता है। हम लोग कह सकते हैं जब विलय तथा विलायक की प्रकृति समान हो तो जब विलय तथा विलायक की प्रकृति समान हो तो विलयन आसानी से प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त होते हैं। जैसे नमक तथा पानी का विलयन, नमक तथा पानी का विलयन। तो अगर हम लोग बात करें तो नमक तथा पानी का विलयन आपस में इन दोनों का गुण, नमक और पानी दोनों का गुण लगभग समान होता है, इसीलिए ये जल्दी विलयन का निर्माण करते हैं। इसलिए जब हम लोग नमक को घोलते हैं तो बहुत ही तेजी से घुल जाता है और विलयन का हमें प्राप्त होता है। दूसरा बात करते हैं तापक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तापक्रम यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बात करेंगे तो जब हमारा ठोस का द्रव में विलयन बनाएंगे तो जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर देंगे उतना ही जल्दी वो घुलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जल है, ठीक, और जब हम लोग जल में कोई हमारा विलयन है और जल है और इसमें हम लोग नमक घोलेंगे तो नॉर्मल घुलेगा। अब अगर हम लोग इस जल को गर्म कर दें, पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और पानी को गर्म करने के बाद नमक घोलेंगे तो बहुत ही तेजी से घुल जाएगा। आप एक बार इसको घर में प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि हमारे पास जब सामान्य जल हो नॉर्मल टेम्परेचर पर उसमें नमक को घोलेंगे तो विलयन जो हमें प्राप्त होने में समय लगेगा, और जब गर्म जल में नमक को घोलेंगे तो ये वाला जो विलयन है वो बहुत कम समय में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि तापमान बढ़ने पर ठोस का द्रव में घुलने के गुण में वृद्धि होती है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है? ठोस का द्रव में घुलने की गुण जो होती है वृद्धि होती है। ये जो नमक है बहुत फास्ट घुलेगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट, इसलिए गर्म पानी में हम लोग घोलते हैं तो हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तो तापक्रम को लेकर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर या फिर ताप में वृद्धि करने पर ठोस का द्रव में विलयता के मान में वृद्धि होती है। यानी अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे हम लोग ताप को बढ़ाएंगे विलयता के मान में भी वृद्धि होगी। किसके विलयता के मान में? ठोस का द्रव में घुलने की विलयता के मान में वृद्धि होगी। यानी तापमान बढ़ाने पर विलयता के मान में क्या होती है? वृद्धि। अब तीसरा जो हमारा है वो है दाब, प्रेशर। दाब यानी प्रेशर की बात करते हैं तो दाब का प्रभाव विलयता पर नहीं होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं ठोस के द्रव में विलयन, तो अगर हम लोग दाब को बढ़ाएं या हम लोग दाब को घटाएं, विलयता क्या होगी? अपरिवर्तित। यानी ठोस का जो द्रव में विलयन है दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जैसे हम लोगों के पास नमक है, अब नमक पे हम लोग दबाव लगाएंगे तब भी उसको ज़्यादा फास्ट नहीं घोल सकते हैं। तो अब हम लोग अगर बात करें तो हमारे जो ठोस के द्रव में विलयन को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो 3 कारक हैं। पहला, विलय और विलायक की प्रकृति। जितनी ज्यादा विलय और विलायक की प्रकृति समान होगी विलयन उतना ही जल्दी प्राप्त होगा। दूसरा, तापक्रम। जैसे जैसे विलयन में ताप में वृद्धि करेंगे विलयता के मान में वृद्धि होगी। और तीसरा है दाब, यानी कि प्रेशर। दाब का ठोस और द्रव के विलयन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स को पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग राउल्ट्स के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।